जोहार, नमस्कार। नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार ने बनाई है उसको तमाम स्कूलों में लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन पुराना सेटअप जो है उसको नए सेटअप में बदलना सबके लिए मुश्किल है। दूसरे की नई शिक्षा नीति में कौशल विकास, हुनर विकास, स्किल डेवलपमेंट, इस पर थोड़ा ज़्यादा थ्रस्ट दिया गया है। उसके हिसाब से स्कूलों का ओरिएंटेशन बनाना, नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रमों में बदलाव, जो टीचर्स हैं उनके टीचर के एटीट्यूड में बदलाव, टीचर को नए सिरे से ट्रेन करना, ये कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति में चुनौतियां क्या हैं उनको लागू करने में। बीच बहस में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं परमजीत कौर, जो सरला बिरला पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सुभाष कुमार, जो टोरियन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल हैं। आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर एम के सिन्हा, जो डीएवी स्कूल कपिल देव में प्राचार्य हैं। आपका भी स्वागत है। नमस्ते। हमारे साथ हैं नीरज सिन्हा, जो फिरायल पब्लिक स्कूल में प्रिंसिपल है। आप सबका स्वागत, सबको नमस्कार, सबको जोहार। नमस्ते। मैं परमजीत जी आप ही से आरंभ करता हूँ कि नई शिक्षा नीति को स्कूल किस तरह से ले रहे हैं, खास करके जिनको पब्लिक स्कूल कहते हैं। मैं तो प्राइवेट स्कूल कहता हूँ, लेकिन जिनको पब्लिक स्कूल कहते हैं उनको किस तरह से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में क्या असुविधा हो रही है, और नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण कार्य शुरू करना कैसे मुश्किल हो रहा है। नमस्कार, मैं परमजीत, प्रिंसिपल सरला बिरला पब्लिक स्कूल। नई शिक्षा नीति जो आई है वो हम लोग तहे दिल से उसका वेलकम करते हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद आई है। 68 के बाद 86 के बाद 2020, तो बहुत बड़ा एक गैप रहा है। और इस बार जो शिक्षा नीति में फोकस है, जो कि 21st सेंचुरी स्किल्स को दिमाग में रखा गया है, और एक जो बहुत बड़ा स्ट्रेस जो हमारा इस चीज़ पे है कि हम लोग टुवर्ड्स इंडियनिज़म प्रमोट करें, बाइलिंगुअलिज्म को प्रमोट करें। जैसे आपने कहा कि हम लोग प्राइवेट स्कूल हैं, पब्लिक स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, और जो कि बहुत सालों से, अगर आप सोचें कि हम लोग मैकॉले के मॉडल पे चल रहे हैं, जिसमें था कि बच्चों को इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना सिखाया जाए और हमारा शिक्षा का माध्यम इंग्लिश रहे, तो उससे एक शिफ्ट टुवर्ड्स बाइलिंगुअलिज्म जो हम लोग को करना है। कि आगे ऐसा होता था कि बच्चा स्कूल में आए तो उसको सिर्फ इंग्लिश का माहौल दिया जाए, तो ताकि वो अंग्रेज़ी बोलना सीखे। तो अब जो हम लोग बाइलिंगुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चुनौती हम लोग को ये होगी कि रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। रीजनल लैंग्वेजेस में बहुत सारी टीचर्स ट्रेंड नहीं हैं। तो कुछ दिन पहले हमारी कुछ बात हो रही थी सीबीएसई के लोगों से ही, कि जो झारखंड की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, उनमें ट्रेन स्टाफ अवेलेबल नहीं है। तो पहला तो चैलेंज जो मुझे यही दिखता है कि हम लोग जब बच्चों को लोकल लैंग्वेजेस में पढ़ाएं तो उसके लिए हमारे पास ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। दूसरा, सीबीएसई की तरफ से काफ़ी बड़ी पहल हो रही है, काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। 50 आवर्स ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि टीचर्स का माइंड सेट चेंज करना है। जिस तरह से उनको पढ़ाया गया था उससे उनकी सोच बदलनी है, उनका पूरा तरीका बदलना है। जैसे आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग है, लर्निंग बाय डूइंग है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो इनकॉर्पोरेट करनी है। तो उसके लिए सीबीएसई की तरफ से काफ़ी सारा ट्रेनिंग मटेरियल आ रहा है और ट्रेनिंग की जा रही है। तो वहाँ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद जो धीरे धीरे बुक्स भी आनी शुरू हो गई हैं, मटेरियल भी आना शुरू हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि विद इन ईयर और 2 हम लोग तैयार होंगे आगे इस शिक्षा नीति को आगे और लेके जाने के लिए। और जो भी शिक्षा नीति आती है उसको हम लोग मैं कह सकती हूँ बाय ट्रायल एंड एरर हम लोग इनकॉर्पोरेट करें या ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेट करें। धीरे धीरे कोई भी चेंज ओवरनाइट नहीं आ सकती है।
डॉक्टर एम के सिन्हा, इन्होंने जो बताया, मेरी जो बात समझ में आ रही है कि पूरा ट्रेंड बना हुआ है स्किल का मतलब कि डॉक्टर इंजीनियर बनाना। जी गार्जियन का भी दिमाग है, बच्चे का भी दिमाग है। जी बहुत कहिएगा कि संपन्न घरों में या IAS IPS या इस तरह के जो लोग हैं, उनको दूसरे स्किल्स दिखाई देते हैं वहाँ भेजने और नए स्किल्स को अडॉप्ट करने में जी वो लोग लगे हुए हैं। तो इस स्थिति में आपको बच्चों को पढ़ाना ही है। जहाँ बच्चों को अंग्रेजी नहीं बोलने पर पिटाई हो जाती थी, दंडित कर दिया जाता, वहाँ रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाना है। उस हिसाब से तैयार करना और उसके अनुरूप तैयार करना, क्या है कि उसका तो टाइम लिमिट है कि आपको इतने दिन के अंदर कर लेना है। आप क्या फील करें, आपका तो बहुत बड़ा चेन है स्कूल्स का, तो आप लोग क्या फील कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए जल्दी से जल्दी? इसलिए कि पहले टीचर्स के ही माइंडसेट को बदलना है। शुरू तो यहाँ से होगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्राचार्य का माइंडसेट बदलेगा तो टीचर का माइंडसेट बदलेगा। टीचर के माइंडसेट बदलने, इसलिए ट्रेनिंग ही नहीं हुई है उसकी। वो बीएड जो पढ़ के आया है वो ऐसा पढ़ के नहीं आया है। दूसरे अपने यहाँ जो बीएड की पढ़ाई हुई है, जिस तरह के बच्चे बच्चियाँ निकल रहे हैं, वो एक और संकट है। जी नई शिक्षा नीति के अनुरूप वहाँ जो ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, जर्नलिस्ट होने के नाते बाकी सारी चीज़ें भी मैं जान रहा हूँ। उस स्थिति में आप बताइए कैसे हो सकता है? नई शिक्षा नीति 2020 निश्चित रूप से आज के परिस्थिति के अनुसार बहुत उपयोगी होगा, जहाँ जिसके तहत भारतीय मूल्यों के आधार पर उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना सबों को और भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाना, वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना, यह हमारा लक्ष्य है। और इसमें निर्धारित किया गया है कि यहाँ का जो हर संस्थानों का करिकुलम होगा, पेडागोजी होगा, अर्थात पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति जो होगा वो ऐसा होगा कि लोगों में, बच्चों में रिस्पेक्ट हो भारतीय मूल्यों के प्रति, दायित्वों के प्रति, संवैधानिक मूल्यों के प्रति, देश के प्रति बॉन्डिंग हो, और वो सिर्फ विचार से नहीं बल्कि मन, बुद्धि, व्यवहार, विचार, हर चीज़ से वो देश के प्रति गर्व करे। ये हमारा इसका विजन है नई शिक्षा नीति का। निश्चित रूप से इसमें जो दिया गया है कि एक पहले हम लोग जो हमारी शिक्षा नीति है जिसमें एक रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है और जो हम पढ़ते हैं उसको व्यवहारिक ज्ञान में उसका उपयोग नहीं होता है। और इस शिक्षा नीति में खास करके इस पर बल दिया गया है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हो। आज समय ऐसा है, यदि आप कॉम्पिटेंट हैं तो पूरा दुनिया रेड कारपेट पर आपका स्वागत करेगा, और कॉम्पिटेंट नहीं तो घर वाले भी नहीं पूछते हैं। और इसमें खास तौर पर जो दिया गया है स्किल डेवलपमेंट का, अब देखिए 6 से लेकर 8 तक में 39 वोकेशनल कोर्सेज CBSE ने लागू किया है, और वही 9 to 12 में भी उसको लागू किया गया है। इसमें जो चैलेंजेज हो गए जिस पर हम लोग आज बात कर रहे हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना है, क्योंकि अभी तक हम जो है क्लास रूम टीचिंग 4 वॉल्स के अंदर करवाते थे, अब ये काम हमको वॉल के बाहर भी करवाना होगा। उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी और नेट का व्यवस्था करना पड़ेगा हर स्कूलों में। जब इसको सही ढंग से हम लागू करेंगे तो ये चैलेंजेज हैं। और भी है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, डिजिटल की जो टेक्नोलॉजी की बात की गई है, इसको लागू करने में दिक्कतें आएगी, लेकिन सब मिल करके निश्चित रूप से हम लोग मिल करके करेंगे। इसको गैप दिया गया था 10 साल का, लेकिन 3 साल तो अभी लागू नहीं हुआ है। 2030 तक इसको पूर्ण रूप से लागू करने की बात की गई। आपने सही कहा कि अब टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करवा रहे हैं। कैपेसिटी तो बिल्डिंग हो रहा है, लेकिन उसका जब तक अंदर से विल जागेगा नहीं, तब तक सही ढंग से इसको लागू करने में दिक्कत आएगी। लेकिन कोशिश की जा रही है CBSE के द्वारा कि हर पॉइंट पर टीचर्स को ट्रेन किए। CBSE ने निर्धारित किया है कि हर टीचर को, प्रिंसिपल को 50 घंटे
कि ट्रेनिंग मस्ट है, उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर भी CBSE के द्वारा दिया गया है और 50 घंटे में दिया गया है कि 25 घंटा तो इन हाउस ट्रेनिंग होगी और 25 घंटा CBSE या गवर्नमेंट के द्वारा, NCERT के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा करना मस्ट है। तो इस तरह से हमारा प्रयास है, CBSE का प्रयास है, बोर्ड का प्रयास है कि इसको हम लोग ठीक ढंग से लागू करें और मुझे लगता है कि 2024-25 में इसको लागू होना चाहिए। हर चीज़ से तैयार है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लॉन्च कर दिया गया है भारत के शिक्षा मंत्री जी के द्वारा और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल लागू होगा। और जब भी कोई चीज़ नया लागू होता है तो कुछ न कुछ दिक्कतें होती है, लेकिन सब मिल करके, जितने स्टेक होल्डर हैं सब मिल करके इसको चैलेंज को स्वीकार करेंगे और इसको ठीक से काम करेंगे। सुभाष कुमार जी, आपको क्या लगता है कहाँ पर हर्डल्स है? सबसे पहले सिन्हा साहब और परमजीत मैम जो बोले मैं एग्री करता हूँ। क्या है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वाकई एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है और हमें ये लगता है कि इसे बहुत लंबा प्लान करना होगा, क्योंकि मान लो हम लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू किया, अभी तो बहुत अर्ली है, बहुत जल्दी है इसके बारे में कुछ बोलना, लेकिन सारे चारों तरफ से हम लोगों को उसको देखना है। मान लो कि अगर हम लोग आज के दौर में जो नई एजुकेशन पद्धति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उनका कहना है कि आप 11th में जाएंगे तो आप अपने सब्जेक्ट से सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। तो ऊपर में भी हम लोग को परिवर्तन करना होगा कि जैसे मान लो कि जॉब ओरिएंटेशन हो गया, कि मान लो कि आज के दौर में हमारे यहाँ लोग इंजीनियरिंग मेडिसिन पर ही विशेष ध्यान देते हैं, तो परिवर्तन सोच में करना है और इसके लिए वर्कशॉप सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं करना होगा और पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए वर्कशॉप करना होगा कि आपके पास बहुत है लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि अगर आपके पास सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग है और आपके पास स्किल डेवलपमेंट जरूर है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन वहाँ पर क्या करना है कि और उसको विकास करना है और जिस तरह से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाते हैं उसी सीरियसनेस से हम लोग को वोकेशनल ट्रेनिंग पे देना होगा। जो हमारे समझ से अभी समय थोड़ा लगेगा उसमें, अभी बच्चे लेते हैं स्किल एजुकेशन ले रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन उसमें और परिवर्तन की आवश्यकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जैसे सिन्हा साहब बताया कि इसमें काफ़ी खर्चा, तो कुछ स्कूल्स जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम सारे भारत की बात करते हैं तो जैसे अभी हमारा बजट एलोकेशन में चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अभी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ जो अपने कंट्री में है, मान लो कि रोड बनाना है बॉम्बे से दिल्ली तो 2700 करोड़ रुपए हम लोग खर्चा कर देते हैं। तो हम लोग को बैलेंस ऑफ एक्सपेंडिचर में परिवर्तन करना होगा और ज़्यादा एलोकेशन इसमें करना होगा, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत हैं। और अभी हमारे जो अभी इंडिया का जो कंडीशन ये है कि इंडिया इज़ अ यंग कंट्री, और मान लो कि जर्मनी अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी में ज़्यादा लोग रिटायर्ड हैं और बूढ़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर काफ़ी स्कोप है, लेकिन उस स्कोप पे काफ़ी खर्चा भी है। तो फंड एलोकेशन प्रायोरिटी हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि एजुकेशन इज़ अ ग्रेट प्रायोरिटी, और उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, सोच में, तकनीकी जानकारी में, और डेफिनेटली फंड की आवश्यकता है और कंटिन्यूटी की आवश्यकता है। जैसे मान लो कि अभी हम लोग इसको कर रहे हैं, अभी बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन हमको लगता है कि इसमें और भी आवश्यकता और ज़रूर समय लगेगा। कोई भी परिवर्तन आवश्यकभावी है, परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें समय लगेगा। लेकिन इसमें हमको लगता है कि थोड़ा और हम लोग को स्पीडअप करने की ज़रूरत है। अब क्या होगा, अन्यथा क्या होगा, 5 साल हम लोग सिर्फ ट्रायल करते रहेंगे और जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और उसको थोड़ा स्पीडअप करना पड़ेगा, स्कूल लेवल पर ही नहीं और हायर एजुकेशन लेवल पर भी करना होगा, और एक कंपैटिबिलिटी लाना होगा कि मान के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये भी चॉइस है कि आप इंग्लिश कर सकते हैं, फिजिक्स कर सकते हैं, ड्रामेटिक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटी, जो मैं पहले बोला कि अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करना होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हमारे यहाँ उस धैर्य पर नहीं बना हुआ है। तो ये चैलेंजेस है और ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है, फंड एलोकेशंस, टेक्नोलॉजी। तो ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, लेकिन समस्याएं भी है, और समस्या तो आएगा ही, कोई भी परिवर्तन होगा तो क्रांति होती है तो जरूर कुछ ना कुछ समस्या। क्रांति से तो इसको नहीं जोड़िए, क्रांति जोड़िएगा थोड़ा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चेंज की बात कर रहा हूँ, पूरा चेंज और परिवर्तन होता है, क्रांति और चेंज में दोनों में ये अंतर है। एक तो ये कि मुझे लग रहा है कि आप एस्केप, क्रांति मेरा कहना था रेवोल्यूशनाइज थिंकिंग, हमको लग रहा है कि आप एस्केप कर रहे हैं, बुरा मत मानिए, एस्केप इसलिए कर रहे हैं
कि थोड़ा और ये, थोड़ा और वो, थोड़ा और वो नहीं, हमारे पास जो है संसाधन, उन संसाधनों से शुरू करना है। हाँ, ये पहला है। और उसके लिए स्कूल के माइंडसेट को पहले ठीक करना है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। करेक्ट। ठीक है ना? Agree कर- सीबीएसई आपकी मदद कर रहा है, कितना तक मदद करेगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना तो मदद करेगा ही करेगा, जाएगा कहाँ? जी। सड़क बनानी है सरकार को, तो सरकार बजट की व्यवस्था करती है, फंड की व्यवस्था करती है, करेगी। जी। लेकिन हमको जो करना है, हमारे लिए जो चैलेंजेस है, वो मेन चीज है, हम क्या क्या 9 चीजें स्किल डेवलपमेंट में पढ़ाएंगे। आजकल बच्चे डिजिटल हैं। छोटा बच्चा, हमारा पोता जो है 5 साल का, वो हमको सिखाता है मोबाइल चलाना। करेक्ट। मोबाइल में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उससे पूछते हैं, वो ठीक कर देता है, हमको नहीं आता है, इसलिए कि हमारा माइंडसेट वो नहीं है। माइंडसेट तो जो अभी स्कूल में मौजूदा लोग हैं, टीचर हैं, उनका माइंडसेट चेंज करना, और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट आने वाले हैं आपके यहाँ, स्टॉक होल्डर तो 2 ही है, आने वाले हैं, उनके गार्जियन का माइंडसेट चेंज करना। नहीं, नीरज सिरा जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ। शिक्षा का उद्देश्य कहा जाता है ज्ञान के लिए है, मेरा मानना थोड़ा सा उलट है। नौकरी के लिए है, रोजगार के लिए है, कि रोजगार मिले। ज्ञान के लिए बहुत कम लोग जाते हैं, शिक्षा लेने के लिए और वो करने के लिए, और ज्ञान के लिए पूरी पढ़ाई बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए अपने यहाँ देखिएगा कि इधर ये जो फौज तैयार हुई है, मजदूरों की फौज तैयार हुई है। सही। एम के सिन्हा ने कहा, एक बड़ी बात कह दी इन्होंने, कि हमको पूरे के पूरे जो भारतीय परिवेश है, संस्कृति है, जो पूरी दुनिया में जो बदलाव हो रहा है, उसके अनुरूप तैयार करना है, उसके अनुरूप ज्ञान देना है। हमारे पास क्या है, उसमें हमको क्या चैलेंज आ रहा है तत्काल, इसलिए कि 30 तक तो है, समय तो है, फिर 30 के बाद 50 होगा, 50 के बाद 60 होगा, तो नई शिक्षा नीति आ जाएगी। अभी क्या करना है? धन्यवाद मधुकर जी। जहाँ तक नई शिक्षा नीति 2020 की हम बात करें, जी। और जो अभी समय चल रहा है और जो डिमांड है, वो ये कह रहा है कि हमें अब थिंकर बनाना है। बिल्कुल। सिन्हा सर ने जो कहा, पिछले 2 दशक से आप देख लीजिएगा, रिसर्च पे हमारे बच्चे जाने को आतुर ही नहीं है। उन्हें 2 ही जॉब दिखता है, या तो वो इंजीनियर बनेंगे या वो डॉक्टर बनेंगे। पिछले साल का आप स्टैटिस्टिक्स आप देखोगे, 15 लाख में सिर्फ 2200 कुछ लोगों को वो जॉब मिला जिसके लिए वो पढ़ाई किए। बिल्कुल। बाकी वो क्राउड बाहर रहा। नई शिक्षा नीति जो आई है, वो एक शब्द में जो कह रहा है ना, कि लर्निंग बाय हार्ट से लर्निंग बाय डूइंग कराना है, यानी रोट लर्निंग से एक्सपीरियंशियल लर्निंग में जाना है। काम ऐसे बहुत भारी नहीं है। अब तक हम लोग जो है ना, वो रैट रेस में चल रहे थे, पढ़ा लिए, रटा दिए और वो एग्ज़ाम निकाल लिया। मधुकर जी, अब एग्ज़ामिनेशन का कंपटीशन नहीं होता है, अब एग्ज़ामिनेशन का एलिमिनेशन होता है, क्योंकि एक सीट के लिए कम से कम 10,000 दावेदार हैं। तो जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, वो वही सेट कर रहा है कि भैया इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड छट जाए। तो जब छट जाए तो रटने वाला तो छट ही जा रहा है। तो अगर हमारे बच्चों के अंदर जो आने वाला जनरेशन है, जो आने वाला पीढ़ी है, अगर वो सोचने की शक्ति नहीं डेवलप कर पाएगा, तो ये समाज में टिक नहीं पाएगा। जी। दूसरा, अभी आप जो परिप्रेक्ष्य आप देखोगे, नौकरियां कम हैं। हमारे पास 80 करोड़ लोग वैसे हैं जो दया धर्म पे जी रहे हैं, सच्चाई आप भी जान रहे हो। 140 करोड़ में 80 करोड़ वैसे हैं। तो नौकरी क्रिएट कराने वाला अब हम लोगों को बनाना है, ना कि नौकरी पाने वाला। बिल्कुल। और उसके लिए उनकी जब तक सोचने की शक्ति नहीं बढ़ेगी, जब तक उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं आएगा, ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा। बहुत सुभाष सर भी कहे कि सबसे यंग देश है, मेरे पास जनरेशन बहुत यंग देश कैसे भाई? 75 साल के आप हो गए, अभी भी यंग है ही नहीं, है। मतलब क्राउड मेरे पास यंग बहुत है, 25 से 35 का क्राउड बहुत है, बट हम उसको यूटिलाइज कहाँ कर पा रहे हैं। आपके पास जो सबसे बड़ा संसाधन है वो है एग्रीकल्चर, हाँ। विलेज। एग्रीकल्चर पर फोकस कहाँ है आपका? नहीं है, फोकस रहा ही नहीं है। फोकस रहा गांधी जी की बुनियादी शिक्षा नीति में कि इससे सबसे ज्यादा रोजगार डेवलप होना है। गांधी जी की शिक्षा नीति चली गई हवा में। उसके बाद में हमने नौकर पैदा करना शुरू कर दिया, मजदूर पैदा करना शुरू कर दिया। इसको इतना चाहिए तो इस टाइप का हमको मजदूर पैदा करना है, इस तरह का नौकर पैदा करना है। जो नई शिक्षा नीति है उसमें चेंज आ रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं, पूरा का पूरा हम चेंज करें। जो आप कह रहे हैं कि हम वो सोचे, और ये नहीं हो कि एलिमिनेट होने के लिए वहां पर लाइन में खड़ा हो, 500 रुपए का फॉर्म भर करके
और ट्रेन में वो क्या नाम है, रात भर जग करके वहाँ पहुँचे, पता चला कि आज परीक्षा कैंसिल हो गई। बहुत खरा। अभी सिन्हा सर जी ने कहा ना कि 6 to 8 जो हमारा क्राउड है उसमें 39 वोकेशनल कोर्स स्टार्ट किया गया है। और विश्वास करिए मधुकर जी, हमें पूरा CBSE वो पूरे 39 कोर्स का हर स्कूल के टीचर को बोला इनरोल हुई और ट्रेनिंग दिया। अब अगर हम लोग स्कूल चला रहे हैं, जो बैकबोन ऑफ द देश की बात हम कर रहे हैं, अगर हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं तो हम उस चीज़ से महरूम रहेंगे। 6 to 8 में अगर वोकेशनल कोर्स 39 है और इसमें से कोई भी बच्चा किसी भी वोकेशनल कोर्स में इंटरेस्ट ले लेता है तो 8 तक आते आते उसके पास एक सोच डेवलप हो सकता है कि हम इसमें अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। माइट भी वो प्लम्बिंग ही हो, कारपेंटरी हो, इलेक्ट्रिकल हो, अंततः तो जाता है ना, जब कहीं नहीं मिलता है तो इस सब में भी जाता है और आ- पैर भी जी, करके जी, जाता है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई हमको रखवा दिए वहाँ पर, हम इलेक्ट्रिशियन बन जाएंगे, हम आज प्लम्बिंग करेंगे, जी जी जी। और आज के कुछ डेट नहीं में तो मुनीमी करेंगे, हाँ। है ना, नहीं पर गार्ड का काम करेंगे। अगर ये बात बच्चा सीख भी लेता है तो कुछ नहीं तो एक ह्यूमिलिटी तो आएगी, डिग्निटी ऑफ लेबर तो समझेगा कि वो आदमी यही गैप है सोसाइटी ना, में कितना यही गैप। इम्पोर्टेंट है। वो आदमी अगर इलेक्ट्रिशियन नहीं होगा तो मैं कितने लोगों को फ्यूज लगाना आता है, आज तो MCB आ गया, लोगों को फ्यूज लगाना नहीं आता। अगर घर में एक कुर्सी टूट जाए, अभी भी MCB अगर गिर जाए तो पता नहीं कि उसको उठाना कैसे है। एक कुर्सी टूट जाए तो हम लोग दिनों दिन कारपेंटर को खोजते रहते, वेट कर- कारपेंटर तो आएगा बिल्कुल, नहीं। तो एक तो हम हम्बल हो जाते हैं उससे कि हम उस आदमी की अहमियत समझते हैं, वो आदमी कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अपने हाथ से खुद काम कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो हम अपने हाथ से भी कर सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि हम नहीं, हमारा तो श्रम के प्रति श्रद्धा ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ अब सबसे बड़ा वो संकट है वो बाबूडम संकट में है। आ गए ना हाँ, हम लोग। डिग्री जैसे हमारा वो बदलता है, गांव के किसान का बेटा अपने बाप को पहचानने में उसको मुश्किल होती है। जी हाँ जी। अब तो खैर बाप भी पैंट पहनने लगा, हम लोग जमाने में घुटने तक धोती पहन करके आता था, तो कहते नहीं हमारा आदमी है, वहां से लेकर के आया सामान लेकर के। कई बच्चे सबके सब नहीं, बिल्कुल कई सही बच्चे ऐसे बोले। होते थे। सही सही ये हमने सिखाया, जो मैकाले बता रही थी, हमने ये सिखाया कि बाबूडम हमने दूसरे- सिखाया। इसको चेंज क्लर्क करना बन पड़ेगा, जाइए, हर हाँ। वर्क प्लेस पर चेंज करना पड़ेगा। कि मान लीजिए एक स्कूल ही साधारण लेते हैं, वहाँ P से लेकर के P तक होता है, प्रिंसिपल से PN पियन तक। तक है। वो PN इसलिए है कि वो उसने योग्यता हासिल नहीं की है, लेकिन उसके अंदर भी जो जील है, कहते हैं ना सोल है, उसको हमें आदर करना चाहिए। जिस दिन ये भावना आ जाएगी ना, उस दिन अपने आप ये ग्रो कर जाएगा। जैसे मैडम बोली ना, ह्यूमिलिटी की बात, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात। नहीं, अभी भी आप लोग का सबसे बड़ा संकट यही होगा कि हमारा बच्चा बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, नहीं अब मधुकर पढ़ना जी, नहीं वो- चाहता सर, वो पढ़वाते हैं पढ़वाते हैं, जबरदस्ती। जबरदस्ती पढ़वाते हैं। पढ़ना चाहता है मतलब हाँ आप समझ- हाँ, बस वही हम है। नहीं डॉक्टर बने तो हमको डॉक्टर बनना बनना है बस। जी हाँ, ये ज्यादा आ रहा है, ये भी ज्यादा आ रहा है। वो भी देखिए आता जानते हैं मधुकर जी, मतलब 6 to 8 जो एक बच्चा का आप ग्रुप देखिएगा ना, और 9 to 12 को कंपेयर करिए, उसके बियॉन्ड देखिए, उसके पास डिग्री आ गया, जो आप बात कहे ना, उसके पास थोड़ा सा गुरूर आ गया, और आगे चल के जब उसको गुरूर मन हमने दिया। हाँ, हाँ, हमारी दिए। पूरी एजुकेशन पॉलिसी में दी- उसको गुरूर वो दिए, वो दिए। कि आप और- उससे अलग हैं। उस और लायक हो नहीं नहीं, गए, और काबिल समाज हो ने गए। भी सर, समाज ने भी जो एक ऊपर गया तो उसको ज्यादा हम करने लगते हैं, नीचे है तो उसको दूसरी दृष्टि से 10th देखते हैं। में अरे वो गाना आप याद करिए ना भाई, जिसमें था कि अभी नहीं शादी करूंगी, BA पास की डिग्री लाओ, तो उसके बाद उसके बाद शादी उसके बाद हाँ जी हाँ। याद है ना। हाँ। अब BA पास करने के बाद वो क्या करना है नहीं करना है, लेकिन BA पास की डिग्री लाओ तब शादी होगी। जी जी नहीं, हाँ। और उसे भी देखिए मनुका जी, ईमानदारी से आप देखिएगा, 10th पास कर गया, हम लोग प्रिंसिपल है, बहुत सारे बच्चों का ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि 9 तक 8 तक उसका मैथ्स किसी भी तरह से अच्छा नहीं था, अचानक 10th में नंबर आ गया। अब पेरेंट का पूरा इंसिस्ट उस पर हो जाता है कि तुम मैथ्स ही पढ़ेगा। 11th में आके वो बच्चा नहीं कर पाता है, आगे चल के वो डिप्रेशन में जाता है और सुसाइड। अरे 6 to 8 वाला जो बच्चा है, अगर ये 39 को, सिन्हा सर हम लोग को अच्छी तरह से याद है, उस कोर्स पे जब बच्चा वो करेगा ना सर, तो उसको उस बढ़ई का अहमियत समझ में आएगा, उसको उस सीमेंट करने वाले का अहमियत समझ आएगा, उसको बिल्कुल, गार्डनर वही। का। और ये ऐसा एक सेगमेंट है जहाँ बच्चों को एक्चुअली स्कूल बेसिकली कहिए इंगेज, आप अपने बच्चों को इंगेज कर लीजिए, सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व है। तो ये जो नई शिक्षा नीति आई है ना सर, अभी परमजीत भाई हम इसको बहुत डिटेल से देख रहे थे, ये जो फंडामेंटल स्टेज आया है, जो बोल रहा है आंगनबाड़ी का 1 से लेके क्लास 2 तक, विश्वास करिए मधुकर जी बोलता है एक पेन पेंसिल आपको नहीं लेना है। क्यों? खिलौनों का जादुई पिटारा बनाया इसलिए क्या हो गया सर, अब कॉलोनी वैसा नया नया बस नहीं रहा, अलग अलग एज ग्रुप के हैं, 4 साल वाले को 6 साल से दोस्ती है, 6 साल वाले को 12 साल से दोस्ती है। अब ये स्कूल में बताए सभी बच्चे आए, एक उम्र के रहेंगे, आपस में खेलेंगे, मस्ती करेंगे। तो ये जो माहौल बना है कि हम आंगनवाटिका से 2 तक बिना पढ़ाए, बिना ड्रेस के
आप आओ स्कूल, 4 घंटा मस्ती करो और जाओ, तो इन बच्चों का स्कूल के प्रति लगाव बढ़ेगा, बहुत जरूरी है और ये होना। इंडिजिनस गेम्स खरीदने, जैसे जो लट्टू है उस लट्टू को घुमा के देखिए, उसके पीछे का साइंस समझिए, उसके पीछे का आर्ट समझिए। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि वो लट्टू, जो आज के बच्चे को मुझे शायद पता भी नहीं लगता कि उनको लट्टू चलाना भी आता होगा, तो वो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने इंडिजिनस गेम्स के साथ बच्चों को जोड़ा। वो हॉप स्कॉच जो होता है, जो स्टापू जो खेलते हैं, या पिट्ठू गरम होता है, जो ऐसी छोटी छोटी गेम्स के साथ जोड़ने की कोशिश की है। और एक स्किल की बात हम लोग करें तो थोड़े दिन पहले हमारी बात हो रही थी कि सीबीएसई ने कहा है कि जो बच्चा होटल मैनेजमेंट लेता है स्किल सब्जेक्ट 12th तक, उसको उन्होंने कर दिया कि हायर एजुकेशन के लिए उनकी कोई एंट्रेंस टेस्ट पे नहीं बैठना होगा, उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। सिमिलरली फैशन स्टडीज़ जो बच्चा 12th में पढ़ेगा, उसके लिए वो लोग बात कर रहे हैं, निफ्ट में उसके बच्चे की डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी, कोई टेस्ट में नहीं बैठना पड़ेगा। तो आगे बच्चों को अगर कोई फैशन स्टडीज़ में जाना चाहता है, थोड़े दिन पहले कुछ लड़कों ने मुझे कहा कि मैम हम लोग फैशन स्टडीज़ पढ़ेंगे, तो मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि आप सब्यसाची देखो, मनीष मल्होत्रा देखो, ये बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर हैं, तो मेल हैं, तो आप लोग भी बन सकते हैं। और अगर सीबीएसई सोच सकता है कि आगे हम उनकी एडमिशन निफ्ट में डायरेक्टली करा देंगे या होटल मैनेजमेंट वाले की डायरेक्ट करा देंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ा उनको फ़ायदा मिलेगा उसका, क्योंकि फिर एक तरह से उनको रैट रेस में तो भागना ही नहीं है, वो तैयार हो गए उस चीज़ के लिए कि हाँ इस बच्चे को होटल मैनेजमेंट की लाइन में जाना है, तो उसकी डायरेक्ट एडमिशन वहाँ पे हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है सीबीएसई की। जो परमजीत मैम बोल रहे हैं तो मैं एग्री कर रहा हूँ। ये एक माध्यम है जिसमें इनकरेजमेंट हो रहा है, और डिग्निटी ऑफ लेबर, अपॉर्चुनिटी, और एक कंसंट्रेशन जो जॉब ओरिएंटेड है, मान लो कि होटल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हैं। थोड़ी उसमें परेशानी हमें ये लगता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूशंस कम है, तो उस वक्त मान लो कि अगर ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बहुत अच्छा करते हैं तो आपका आईटी मिल जाए, लेकिन वो डिपेंड करता है अच्छा करने वाले बहुत लोग होंगे, तो वहाँ पर कैसे उसका प्लेसमेंट होगा, क्या क्राइटेरिया का, मान लो कि जैसे क्यूएट का एग्जाम दिल्ली यूनिवर्सिटी या और भी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, पहले मार्क्स बेसिस पे होता, तो अब मार्क्स बेसिस आज भी है, लेकिन ये ज़रूरी अपॉर्चुनिटी है कि एक अच्छा इनकरेजमेंट है बच्चों के लिए कि हम जो जॉब ओरिएंटेड लर्निंग है, सब्जेक्ट्स लाइक होटल मैनेजमेंट या फार्मेसी या जो भी इस तरह का चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता है समाज में। और जैसे नीरज जी बता रहे थे कि स्टार्टअप जो अभी सिलसिला चला है, जहां हम लोग नौकरी दें और नौकरी के पीछे भागे नहीं, और ये हमें लगता है ये सिलसिला की ज़रूरत है। और हमें बड़ा अच्छा लगता है, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो चलो अभी आया है, लेकिन आज के दौर में बहुत मैं देख रहा हूँ लोगों को कि स्टार्टअप पे लोग बहुत विशेष ध्यान दे रहे हैं, और ये हमें लगता है कि आने वाले दिनों में नए न्यू एजुकेशन पद्धति के साथ इसमें और बढ़त होगी। 19 साल का बच्चा ऐप बना दिया, ज़ेप्टो का ऐप बनाया, 19 साल का लड़का है, तो अगर कहीं ना कहीं वो क्रिएटिवली सोच रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप उसके दिमाग में है, तभी वो इस तरह से सोच के वो 19 साल का बच्चा इतना ज़्यादा कमाना नहीं। परसों पेपर में निकला ना कि एक बच्ची धनबाद में स्कूल जाती थी, देखती थी कचरा से बनाया है। एक दिन उसने गाय को देखा खाते हुए, और उसके दिमाग में आया कि इसके प्रबंधन कैसे करें, और कचरा प्रबंधन करके करोड़ों का ये है, और कई डिस्ट्रिक्ट ने उसको अपनाया है, और कईयों को जॉब दिया उसने, तो जॉब क्रिएटर बन गए, जॉब सीकर से वो। हम लोग मैम सेंट्रल स्कूल से पढ़े थे, अपने यहाँ वर्क एक्सपीरियंस होता 6 to 8 में चौक बनाना, ठोंगा बनाना, और उससे जो हम लोग को पैसा अर्न होता था, तो पैसे का वैल्यू वहाँ से समझना हम लोग को चालू हुआ। अभी जो ये सोच है ना, मतलब मधुकर जी ईमानदारी से कहिए कि आगे चल के ये जो चल गया ना पॉलिसी, तो जो अभी एक कोटा इंडस्ट्री चल रहा है ना, वो तत्काल प्रभाव से बंद होगा, और वो मेरे सेगमेंट को, यंग जनरेशन को इस तरह से बर्बाद कर रहा है कि हमें वो चाहिए नहीं। उसके 5 जो ईयर्स है ना, पहला 5, 3, 3, 4 जो दिया गया है, पहला का है ही फाउंडेशनल स्टेज कि बच्चे को एक ऑटोनोमस लर्नर बनाना, लर्निंग के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करना, लर्निंग टू डू कैसे हो और नो कैसे, ये सब जान करके उसको करना, ये हमारा वहाँ उद्देश्य है। और मांझी में एक लड़का था जिसने कि बहुत बढ़िया टेक्निक डेवलप किया था, छोटी सी मशीन बनाई थी, बैटरी से चलती थी, वो बैटरी चालित मशीन कंकड़ चुन देती थी अंत से, राष्ट्रीय स्तर पर नाम मिला, पुरस्कार मिला। वो कहाँ गया बच्चा आज तक पता नहीं है, उसकी मशीन कहाँ गई पता नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम यह मानते हैं कि जो स्कूलों में आएगा वही उसी बच्चे के पास ज्ञान है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। स्कूल तो हमने बनाए, कारण थे स्कूल बनाने के, कॉलेज बनाने के कारण थे, वही जो आपने एल्यूमिनेशन की बात की ना, वहाँ से शुरुआत हुई। ज्ञान तो
परिवार से, संस्कार से और अपने जो जीन हैं, जी संस्कार से, समाज से, प्रकृति से, बहुत सारी अनुभव चीजों से आता सारे है। साधन हैं इसके। ऑब्जर्वेशन से आसपास लोग Observation हमारे यहाँ से कहते सीखते थे हैं। गांव में कि बच्चे को पढ़ाओ नहीं तो दुनिया घुमाओ, बिल्कुल उससे बड़ा ज्ञान कुछ नहीं है। जी जी हम एग्रीकल्चर में उस श्रम के प्रति श्रद्धा भी होती है। जब हम रोपनी करते हुए के साथ उसका गीत सुनते हैं तो लगता है कि हम भी एक पौधा लगा दें धान का, बिल्कुल 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 हम भी गेहूं छींटें। हम्म, हम लोग हल पकड़ते थे कि बाबा हमको चलाने दीजिए ना, हमको चलाने दीजिए ना, पिटते भी थे। हम ये कह रहे हैं कि श्रम के प्रति जब तक सम्मान नहीं बनेगा तब तक जय जवान जय किसान का की जो बात है, और किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा, गांव जब तक समृद्ध नहीं होगा, खेती जब तक समृद्ध नहीं हुई, और खेती से सबसे ज्यादा रोजगार है। बिल्कुल सही अगर आज हम ईमानदार कोशिश करें तो जितने लोग हैं उससे दोगुने लोग चाहिए, और इसलिए कि हमारे पास मार्केटिंग नहीं है, हमारे पास सड़ जाता है। आप पानी की हर बूंद की कीमत समझिए जिसमें कि हम हजारों टन टमाटर फेंक देते हैं। जो मिट्टी की उर्वरता गई सो गई, नहीं, सही किसान का जो लागत हुआ, जो बर्बाद हुआ सो हुआ, समय बर्बाद, समय मेहनत बर्बाद, बहुत सारा कुछ और मिला कुछ नहीं। सारे रिसोर्सेज बर्बाद हुए हैं। अगर हमारा सम्मान बनेगा तो हम कार के पास जाते हैं, बुलाई कम करते हैं, लेकिन टमाटर वाले के यहाँ बुलाई बिल्कुल जरूर सही करते बात। हैं। और वही टमाटर अगर हम किसी बड़े टैक्सी वाले से नहीं करेंगे लेकिन रिक्शा वाले के साथ जरूर जरूर करेंगे। करें। ये थोड़ा सा डेवलप हो, उसके प्रति सम्मान कि हाँ भाई हम जो नहीं करते हैं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते, वो काम कोई और करता है तो हमसे योग्य हुआ ना भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस योग्यता को सलाम तो करें ना। तो हम ये कह रहे वो सम्मान नहीं देते हाँ। हैं, तो है। और दूसरा उसमें हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि उसमें हम साइंस को इनकॉर्पोरेट करें और एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करें। अगर एक फार्मर बहुत पढ़ा लिखा नहीं है और अगर उसका बच्चा पढ़ लिख जाता है तो वो बच्चा उसी खेत में जाके काम करे, साइंस को इनकॉर्पोरेट बिल्कुल, करके, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी को बिल्कुल, इनकॉर्पोरेट बिल्कुल, करके, ताकि उस फार्मिंग को वो और आगे ले जा पाए। अभी कल एक आदमी मिला था हमको, वो बताया कि हम उन्नत खेती करने की कोशिश करते हैं, हमको कोई ज्ञान वगैरह नहीं है। बाबूजी ने कहा खेती करो, तो हमने खेती में जो पौधे लगाए वो एक एक पौधा लगाया, सिर्फ एक धान का जो लगता है एक साथ 4-5 रोपा जाता है। हमारे साथ जो मजदूर काम करने वाले थे वो गुस्से में, ठीक है हम पहले उसको गुस्सा दिलाते हैं, गुस्सा दिला के चलिए आप कह रहे हैं ना भाई लीजिए एक एक ठो रोप दिया। बाबूजी गुस्से में, जबरदस्त पिटाई हो गई, लेकिन उसका इतना मुट्ठा हो गया, गुच्छा उसका, धान की बाली सबसे ज़्यादा हुई उसमें। तो वो हम समझ करके आए थे। जब बाबूजी गुस्सा आए तो हम कहा कि थोड़ा सा वेट करिए, 4 महीने वेट कर लीजिए, फसल होगा उसके बाद कहिएगा। 1 महीने बाद दिखने लगा वो। हम ये कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो है वह विज्ञान, और उसको विज्ञान क्या है, उस जो ज्ञान है उसको विशेष बढ़ाता ज्ञान, है, विशेष ज्ञान है। और क्या है, और क्या है? और तो कुछ है नहीं। तो इन सब चीज़ों से जोड़ें, उस जोड़ने के लिए जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, क्षेत्रीय भाषा, हमने कभी उसको सम्मान नहीं दिया। बहुत सारी भाषाएं मर गई, बहुत सारी बोलियां तो मर ही गई, इसलिए कि उसमें रोजगार नहीं था और बाबू वाला रोजगार कम था, नहीं, बाबू वाला कम बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उसका डेवलपमेंट भी भाषा का और उसके हिसाब से पाठ्यक्रमों को तैयार करना नहीं हो पाया। अब सबको मिलजुल के करना पड़ेगा। क्या जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वो सिर्फ किताब तक ही सीमित रहे। मान लो कि हमने आईएएससी किया तो फिजिक्स पढ़ा, हाँ, कहीं चला गया, किसी जॉब में चला गया, यूपीएससी क्वालिफाई कर गया, तो वो जो प्रैक्टिकल अप्रोच लर्निंग ग्राउंड पर मैं नहीं कर मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ, मेरे जान पहचान में है, उन्होंने मुंडारी भाषा में कुछ कोर्स किया था और वो इंग्लिश के टीचर थे। तो उनका जॉब अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में लगा जहाँ की ट्राइबल लैंग्वेजेस की स्टडी होती थी, क्योंकि उनको इंग्लिश आती थी और मुंडारी आती थी, इसलिए वो उनको जाके अमेरिका में जॉब मिला। मुंडारी के लिए इंडिया में कोई जॉब नहीं है। रामदयाल मुंडा, हाँ, रामदयाल मुंडा रामदयाल भाई, हाँ। वाइस चांसलर जो थे। भाई सांसला जी। डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद जिन्होंने काबुल बुल को सिखाया। और ये आप खेतीबाड़ी की बात कर रहे हैं तो अभी आप देखिए रिसेंटली कई बच्चे, यंग बच्चे खेतीबाड़ी में आके मिलेट्स की खेती शुरू हुई। झारखंड का नाम उसमें बहुत आगे गया। एक ओरमांझी के पास बहुत सारी खरबूजे की खेती शुरू हुई, फिर वो ड्रैगन फ्रूट की खेती बाड़ी शुरू हुई। तो ये जो अच्छे 250 रुपए का एक फल मिलता है ड्रैगन फ्रूट। और सर, 250 रुपए पाइनएप्पल का। जो है झारखंड में इसी एग्रीकल्चर का ही देन है। बिल्कुल पाइन एप्पल्स हो गया, फिर ये अनार हो गया, और फिर ये मिलेट्स तो भी बहुत बच्चे कर रहे हैं। मिलेट्स तो बहुत। तो कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज में ध्यान दे आप रहे देखिए हैं। ना, जौ सिरे से गायब है जी जिसकी बार्ली बनती है, हाँ, हाँ। नहीं,
जौ गायब है, जौ को लोग आपस लौटाने की बात वापस चल लाने रही की है, बात पहले इसलिए कि जो- पेट को ठंडा रखना है, जौ का सत्तू नहीं अभी हम पीना, लोग उससे बढ़िया उसको कोई- फैशन मान के पहले बहुत जो महंगा लोगों में खरीद था के ना, खा रहे हैं। हाँ। मिलेट्स जो है हमारे लिए 100 रुपए खरीद रहे हैं, वहाँ बाजार में 15 रुपए बिक रहा है। जी आप इसके मार्केटिंग क्या कर सकते हैं, जी इसके मैनेजमेंट क्या कर सर, सकते माइंडसेट चेंज भी होने लगा। पहले जो लोगों को था हैं, सरकारी रीजनल नौकरी, लैंग्वेज का कैसे करें। सरकारी नौकरी, आज पहले क्या था, प्राइवेट जो था 80% 20% सॉरी उल्टा था, अभी उल्टा हो गया। अभी जब तक अपना स्टार्टअप, अपना रोजगार, अपना विचार, अपना सोच उसमें नहीं लगाएगा, तब अब आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग, और वहीं पर स्किल की जरूरत होती है, और ये स्किल हमें करने से मिलता है। उससे एक सबसे बड़ा स्किल है मैन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो कि एक नौकरी पेशा को नहीं आती है। जो एक बच्चा खुद बिजनेस शुरू करता है तो उसको पता लगता है कि मुझे कहाँ से रिसोर्सेज जुटाने हैं और कैसे उनको यूटिलाइज करना है टू मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट। तो वो एक बहुत बड़ी सोच डेवलप होती है, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जो हम लोग बात कर रहे हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में सबसे नीचे रिमेम्बरेंस, जो याद करना है और एग्जाम में लिख देना है, वो क्लर्क बनते हैं। लेकिन जहाँ हम क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग पे आते हैं, वहाँ हम लोग नोबेल प्राइज विनर्स लाते हैं, जी जी। जो रिसर्च करते हैं और कुछ आगे जाते हैं। जैसे सर ने कहा आगे कि रिसर्च में कोई बच्चा नहीं रविंद्रनाथ जाता। ठाकुर के पास कितनी बड़ी डिग्री थी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल कौन नोबेल प्राइज लेकर के आया, कैलाश सत्यार्थी के पास कितनी कितने बड़े डिग्री थी? डिग्री, जी हाँ। नहीं तो मलाला वो यूसुफ एकांत था, वो एक छोटी सोच सी था। छोटी सी बच्ची मलाला यूसुफ को क्या मतलब, पता? हाँ। उसने रेवोल्यूशन ला दी। वही आज के दौर में जैसे हम लोग मूवी देखें 3 इडियट्स, मूसो बांगड़ू, हाँ। तो उस तरह के लोग कहाँ रिस्क टेकिंग का जो बिल्कुल, परंपरा है वो नहीं है कि भैया हम ये हमारा कला है। पेरेंट्स नहीं लेने हम- देते, एक हम- सिक्योर हमारी जॉब पूरी चाहते हैं जो बच्चे। नारायण हाँ। मूर्ति जी का देखे ना, 10,000 रुपया नौकरी छोड़ करके 10,000 मैकाले ने रुपया जो के आज किया, हाँ। उसके करने का मकसद तो सिर्फ एक था ना, वहाँ बस क्लर्क पैदा करने हैं। हमको गुलाम बनाना है, इस देश को गुलाम रखना है, जो अपने को सुपर समझे दूसरे की तुलना में, दूसरे को गुलाम समझे, हम इसको ये हमारा गुलाम जो है दूसरे को गुलाम बनाएगा। तो हम जहाँ वही प्रोसेस उसने था, उसका ऑब्जेक्टिव वही उसने था। नहीं उसने इसलिए प्रहार किया हमारे एजुकेशन सिस्टम पर, हमारे कल्चर पर, ताकि लोग ब्लड से तो सोचे इंडियन है, लेकिन दिमाग से वो इंग्लिश हो जाए। और वो डीकोलोनाइजेशन अभी तक नहीं हुई। अब इस शिक्षा नीति में डीकोलोनाइजेशन को बहुत ज्यादा ट्राई किया गया आपको है। कभी मौका मिले तो जो अनुवाद है सरकारी फॉर्म्स का, आप भर नहीं सकते हैं। हाँ, सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया होगा। इसलिए हाँ, हाँ। कि वो किया ही इसलिए गया था कि आपको समझ में नहीं, आप हमारे पास आइए समझने के लिए। कोर्ट के जितने भी फार्म उठा कर देख लीजिए, उसमें जिन लैंग्वेज जो बोलचाल की भाषा वो ना समझता है वो। जी जी। तो उसमें इंग्लिश भाषा होती है, उसकी वजह से। इंग्लिश और उर्दू के वर्ड्स उसमें काफी हैं। कोर्ट की भाषा में नहीं, उर्दू के उर्दू words- भी है, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, beautiful उर्दू language। भी है, लेकिन समझने वाली उर्दू हाँ, है ना। समझने वाली। आप फारसी उठा के डाल दिए पूरा का हाँ, पूरा, फारसी फारसी। कौन समझता है यहाँ? बोलचाल भाषा रखने में क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसे होगा? आप अपने यहाँ इस तरह के भाषा को शिक्षकों का, पाठ्यक्रमों का कैसे वो पढ़ाएगा कैसे? हमने डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद का नाम लिया, इन्होंने वो मुंडा का नाम लिया, इस तरह बहुत सारे लोग थे, लेकिन बहुत कम लोग थे, बहुत सारे लोग बहुत कम लोग थे जो दोनों कर सकते हैं। अब आपके लिए ये है कि आपको उनको शामिल करना, और उनके बगैर बात बनती नहीं है। ये कैसे करें? कैसे ये सर एक जो- कुछ ऐप्स है हमारे पास ऑनलाइन, क्योंकि सीबीएसई वालों से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ऐप्स हैं। वो ऐप्स जो है, एक तो फॉरेन लैंग्वेजेस के भी है, एक इंडियन लैंग्वेजेस के भी है। हर भाषा में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें झारखंड की भाषाएं कम हैं। हाँ। तो इसलिए बेसिकली हम लोग को झारखंड की मिट्टी से जुड़ के उसी भाषा को डेवलप नहीं, करना एक और पड़ेगा। चीज हम यहाँ पर सिर्फ याद हो दिलाना की चाहते बात हैं, हो रही आप थी। कभी भी गूगल से ट्रांसलेट करके देखिए, जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल। इसलिए वहाँ सेट वो वर्ड है ना। वो लिटरल ट्रांसलेशन होता है। वैसे भी अगर आप देखिए कि हाँ, अगर literal हम transfer हो जाएगा। अगर हम लियो हो जाएगा। टॉल्स्टॉय को पढ़ते हैं या गाय डी मार्पजन को पढ़ते हैं, जो फ्रेंच राइटर या रशियन राइटर हैं, तो जो इंग्लिश में उसकी स्टोरी भी पढ़ते हैं तो उसका मजा नहीं आता है। वो लिटरल आप ट्रांसलेशन है। रामचरितमानस पढ़िए ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और रामचरितमानस को ट्रांसलेट करके पढ़िए, देखिए फर्क पड़ जाएगा। फर्क पड़ जाएगा। आप रामायण पढ़िए, ट्रांसलेट Exact करके नहीं पढ़िए, कर पाते गीता ना पढ़िए, लोग। गीता वो उसका मजा खत्म हो जाता है। एग्जैक्ट नहीं कर पाते ना लोग। Exact नहीं। तो लिटरल ट्रांसलेशन में कहीं से उसका भाव गुम हो जाता है। तो दो चीजें, श्रम को सम्मान देना पहला, ये दूसरे की रीजनल लैंग्वेजेस के लिए अपने टीचर तैयार करना और पाठ्यक्रम तैयार करना। पाठ्यक्रम तैयार करने में हमको लगता है कि डिग्री धारकों को खोजने के बजाय वो लोग जो इसके जानकार हैं उन लोगों से उनको तुरंत ज्यादा मदद प्राथमिकता लेनी जी, देना जी, जी। पड़ेगी। जी। जैसे उन्होंने कहा कि तेलुगु में और हमारे हर पास है, सब्जेक्ट तो हम में लोग स्किल तेलुगु को में पढ़ा ढूंढना, रहे हैं। हर लेकिन सब्जेक्ट हो- में स्किल को ढूंढना। और हो में हमारे पास नहीं है, तो हो में आप लोग को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और थोड़ा सा यंग वाला जो आप कह रहे थे ना, एक चीज हम उसमें ऐड करेंगे, अभी बहुत सारे बुजुर्ग यंग हैं,
सही जो बात। पढ़ा सकते हैं, सही बात जो है। पढ़ाने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। सिर्फ रिटायर हो गए 60 साल में, 65 साल में, इसलिए कि रिटायर होना था। हाँ, एज के अनुसार। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एज के ओरिजिनल अनुसार। लैंग्वेजेस में भी हैं, सामान्य लैंग्वेजेस में भी हैं। नहीं तो मधुकर जी, मतलब स्कूल लेवल पे हम लोग भी इस तरह के पेरेंट को अप्रिशिएट करते हैं, बुलाते हैं, और रिसोर्स है हमारे वो। जो अभी एक सवाल उठ रहा है ना कि रीजनल लैंग्वेज, तो 2 तक तो कुछ करना ही नहीं है, 3 में हमको स्टार्ट करना है। अब जो 3 to 5 में भी जो NEP एक चेंज लाया है ना, हमको इंग्लिश में दिक्कत नहीं था, हिंदी में दिक्कत नहीं था, दिक्कत होता जो तीसरा सब्जेक्ट था जो मैथ्स था, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा अंग्रेजी वाला है नहीं, तो जो मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन उसमें तो सब बच्चा तोप है, जहाँ वो इंग्लिश में सवाल है वो फेंट कर गया। अभी NEP कह दिया 3 to 5 में वर्ड प्रॉब्लम आपको कराना ही नहीं है, तो जो नहीं कराना है तो फिर यहाँ कोई दबदबा है नहीं, किसी को भी चक्कर नहीं है। अभी जो हम लोग जितने बहुत सारे स्कूल हम लोग ने क्या किया कि किताब में अगर वर्ड प्रॉब्लम है, टीचर को बोले भैया उसको कन्वर्ट करो क्या है और बच्चों से कराओ। बिलीव करिए, जब से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के पास गए ना, तो एक नई संस्था जो आई जिसको एबैकस कहते हैं, और एबैकस का जितना टॉपर है वो स्कूल का मैथ्स फेलियर है। वो मैथ्स एकदम एकदम सही कह बिल्कुल रहे हैं। सही। हम तो जानते हैं अपने मित्रों को जिन्होंने अपने बच्चों को वहाँ दिया है ना, और बहुत यहाँ खर्च करते हैं, बहुत पैसे लेते हैं वो लोग, है ना। तो वो स्पीड मैथ्स है। तो अब हम अपने स्कूल में कर रहे हैं, परमजीत मैम और सब लोग भी हम लोग कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ है ना कि बच्चों का मैथ्स के प्रति लगाव बढ़ गया। मेरे टीचर कहे अरे सर कितना प्लस माइनस कर रहे हैं, हम बोले भाई प्लस माइनस पहला दिन 1 घंटा में 25 कराए तो दूसरे दिन 30 दो। एबैकस स्पीड मैथ्स से ही है। स्पीड मैथ्स है। तो ये जो नहीं, चीज उससे हो- एबैकस के साथ वैदिक मैथ्स को इनकॉर्पोरेट नहीं, करें लोकल ताकि लोगों इन्हें- को इंगेज करना पड़ेगा, लैंग्वेज के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज में भी करना पड़ेगा हम लोगों को। जो इसके एक्सपर्ट हैं सराउंडिंग में, उनको लिस्ट बना करके हमें रखना पड़ेगा। कॉलेजेज में As जैसे and वो when करते हैं required, भाई, रिसोर्स पर्सन बुलाते हैं, उसका Guest पेमेंट करते हैं। पेमेंट करते हैं, उस तरह से पेमेंट करना करते हैं, रिसोर्स होगा। पर्सन तो बुलाइए। हम लोग वही करिए। अब चालू किए हैं, क्योंकि अलग-अलग गेस्ट subject लेक्चर, पर। हाँ, गेस्ट लेक्चर बना हाँ, दिए। 40 तो और हमारे उन्होंने पास CBSE होंगे। ने एक हब बनाने के लिए कहा है। हाँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे अपने यहाँ कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी उन्होंने दिया है, अगर मैं वो करवा रही हूँ तो मैं आसपास के सारे स्कूलों को उससे जोड़ूं। अगर उन्होंने 10, 20, 50 बच्चे हैं, उन सबको जोड़ के एक जगह पे कराऊं। तो CBSE तो हर तरह से कोशिश कर रहा है कि मिलजुल के हो जाए ये काम। तो अगर वो एम्ब्रॉयडरी और उसमें भी कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी डाल रहा है तो दैट्स अ बिग थिंग। देखिए और दूसरा हमारे ये हुआ ना मैम कि आप जब 10 स्कूल को बुला रहे हैं तो सबका सोचने का शक्ति एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छे तरीके से काम किया। Wavelength match करें। अब जो हालत है ना मधुकर सर कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है आपको ये एहसास करा दे रहा है कि रट के नौकरी तो ले नहीं सकते हो, और नौकरी करके तुम अच्छा जीवन पा नहीं सकते हो। तो तुमको कोशिश करना कि समाज में खड़ा होने के लिए तुम्हारे पास सोचने की शक्ति बहुत ज़रूरी है। ये पिछले जो पहला जो बना था 68 से लेके अब तक, ये सभी बच्चों को हम लोग घोड़ा का चश्मा पहना दिए थे, इस लाइन दौड़ जाओ। देखिए उस समय हम की दो वो वर्ड मांग रख थी। रहे हैं आप लोगों समय के की पास। समय की मांग थी, समय की- दो अभी वर्ड समय रख रहे की हैं। अलग जी। मांग है। मल्टीनेशनल्स ने कैसे हमारा स्वाद पकड़ लिया, नंबर 1। मल्टीनेशनल ने कैसे हमारे शब्द पकड़े। एक वर्ड है किनले, पता नहीं किनले किनले। क्या है, किनले में मिनरल वाटर जो है सो मिनरल वाटर है। किनले, कीन कीन ले, खरीद ले। है ना, हाँ, खरीद ले। एक सबको आया खरीद है ले। वो जूते का नीमन, बहुत अच्छा, अच्छा निमन, गुड, निमन, निमन, हाँ, निमन, हाँ। है। हाँ। अब वो अंग्रेजी में जो हो, हाँ। लेकिन हिंदी में जो टर्मिनोलॉजी है हाँ, हाँ, उसकी, उसको उससे निमन। जो आकर्षण बनता है, आप ये समझिए ना। आप बोलिए ना, पहले मोची शब्द की हाँ। मोची क्या ब्रांड आ गया है? हाँ हाँ, मोची ब्रांड आप देखिए तो जूता। आज की डेट में शू तो डिजाइनिंग वो के हमारी बड़े बड़े चीजों को कोर्स पकड़ रहे हैं। हैं बाजार के लिए, उन्होंने हमको पकड़ लिया, हमारे टेस्ट भी पकड़े, हमारे शब्द भी पकड़े, और हम जो है उससे अभी भी भाग रहे हैं, अभी भी उसी के पीछे पीछे घूमना है। नहीं, अगर हम एक नाई देखें, बार्बर देखें, तो कैल्विन हॉब्स बड़ा ब्रांड बना, बड़ा ब्रांड। मोची अगर कॉबलर का देखें तो मोची एक बड़ा ब्रांड बन गया। आज शू डिजाइनिंग में बच्चे जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा उनके लिए करियर है शू डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग में कोर्स है। और ये छोटी छोटी चीजें, अगर आर्ट में बहुत अच्छी हूँ और मैं अगर वो अच्छे डिजाइन ड्रॉ करके उसको मैं एक शेप दे सकती हूँ ज्वेलरी को, तो दैट इज अ बिग थिंग। और और वो मैम जो उसमें इसी को आर्ट expression इंटीग्रेटेड तो आ रहा है लर्निंग मैम, CBSE ने जब कहा है। मान लो किसी प्लम्बर की जरूरत होती है, हम कैसे खोजते हैं? सबसे नंबर 1 ढूंढते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, टेलर होता है तो नंबर 1 ढूंढते हैं। आज समय है वैसा बनने का कि शहर में वैसा अपने आप को स्थापित करें कि लोग लाइन लगा करके आपके पास उसमें आए, जी जी। और ठीक तभी है हो ना? पाएगा जब तभी- आप सबसे अलग सोचेंगे। अलग सोचेंगे तब उसमें सोचने की जो है ना। और ये सिस्टम में सबसे बढ़िया चीज है कि इनोवेशन का जगह काफी है।
कहते हैं ना, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग बट दे डू द थिंग Differently, yes. तो वी शुड थिंक डिफरेंटली। अभी एक चीज़ है मधुकर जी, मेरे को फिजिक्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट। अब ये जो पुराना पद्धति था कंपलसरी कि हम मैथ्स पढ़वे करें, हम केमिस्ट्री पढ़वे करें या बायो पढ़वे करें, अब जो नया पद्धति आप फिजिक्स लेके चलो, बाकी 4 सब्जेक्ट जो आसान वाला ले लो, जो थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। ये लड़का फिजिक्स आगे पढ़ के अपना रिसर्च में जाएगा, कुछ नया चीज़ होगा। आपने कहा सर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, घुस के आप देखो तो क्या नहीं है उसके पास, लेकिन एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद बच्चा जा रहा बैंक में नौकरी खोज रहा है, जा रहा है किसी और LIC में नौकरी खोजने, उसको हम लोग गाइड ही नहीं कर पाए कि तुम इसमें अपना ग्रो करो। और मेरा स्टूडेंट एक मैं पंजाब श्रीमान एग्रीकल्चर आपको यूनिवर्सिटी बताता से हूँ, करके इस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में या एनिमल हस्बेंड्री में नौकरी नहीं मिलती है। उसको भी फिर JPSC में जाना पड़ेगा, BPSC में जाना पड़ता था, UPSC में जाना पड़ता, तब उसके हिसाब से उसको नौकरी मिलेगी। क्या फायदा तो फिर? क्या के लिए पढ़ाए आप भाई? तो सिंपल ग्रेजुएशन। लेकिन मेरा एक स्टूडेंट पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कोर्स करके आज अमेरिका में जेनेटिक्स में जॉब कर रहा है, तो बहुत अच्छा उसको जॉब मिला है जेनेटिक्स। नहीं, दूसरे की एग्रीकल्चर में लौटेगा नहीं। फॉरेस्ट्री के लोगों को अगर वो रेंजर नहीं बने, फॉरेस्ट गार्ड नहीं बने या DFO नहीं बने, तो फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट में लौटने के लिए तैयार नहीं है। आप ऐसे कहिए एनिमल हस्बेंड्री के लोगों को कि चलो गाय दूना और वो गोबर उठाना और उसको गाय को वो करना, इंजेक्शन देना, उन्हें तैयार होगा। डॉक्टर की डिग्री चाहिए, डॉक्टर की डिग्री लेकर वो काम नहीं करेगा, उस काम के लिए फिर दूसरा आदमी खोजेगा कि दूसरे आदमी से हम कराएं। उसमें चेंज लाना है माइंड सेट। और यह जो पीरियड है ना, इतना क्रूशियल पीरियड है आपके लिए कि आपके पास समय है नहीं। गार्जियन का माइंडसेट वही बना हुआ है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उस माइंडसेट के हिसाब से बच्चों के माइंडसेट में बदलाव और स्कूल के पूरे वातावरण में बदलाव, ये मुख्य चीज है। तो एक तो MK सिन्हा जी ने बताया कि भाई एक सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप गेस्ट लेक्चरर के रूप में, गेस्ट टीचर के रूप में बुलाइए और उसकी मदद लीजिए। अपने यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत पहले काफी पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो उस लैंग्वेज के होते हैं वो। हाँ हाँ, तो उनका नहीं, एक तो वो इंगेज होंगे, उनकी आयु बढ़ेगी, उनका टेंशन खत्म होगा। जी 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 एकदम। हम एंगेज होंगे वो। नहीं साथ में देश का भलाई कर रहे हैं, साथ में स्कूल साथ जुड़ेंगे भी ना। उनका एक हम एक रिसोर्स को यूज कर रहे हैं सोसाइटी के एकदम, और एक स्टेक होल्डर है, पेरेंट मेन स्टेक होल्डर उस है। अनुभव का भी तो फायदा हमको लेना है ना सर। और एक इंडस्ट्रियल विजिट भी बहुत फायदा होता है। जैसे बच्चों को MSME टूल रूम में लेके जाओ तो वो बच्चे समझते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें कैसे हो सकती है और उससे क्या क्या जॉब मिल सकते हैं। तो वो छोटे छोटे इंडस्ट्रियल विजिट्स भी काफ़ी फायदा करती है इस सब में। नहीं, अपने यहाँ देखिए एक सिस्टम था ना भाई, ITI का सिस्टम था। बिल्कुल। मैट्रिक करने के बाद ITI में गए, तुरंत रोजगार चाहिए, ITI में चल जाओ ना भाई, बहुत बढ़िया। और नौकरी मिल जाती थी उससे। अच्छी नौकरी। आज भी रेलवे में ITI मस्ट है। तमाम कंपनीज, जितनी भारत की कंपनीज थी, सारी कंपनीज के साथ यह मस्ट था कि आपको ये क्या नाम है, इंटर्नशिप कराना है। और इंटर्नशिप में सेलेक्ट कर लेते थे, अपने नौकरी में रख लेते थे, सरकारी और गैर सरकारी दोनों में हो जाता सर अभी हम धनबाद गए थे मैम, झारखंड पब्लिक स्कूल धनबाद, उसके जो ओनर हैं, विश्वास करिएगा उनका सबसे बड़ा ITI चल रहा है धनबाद में, और हर साल 5000 बच्चा वहाँ से पढ़ के निकलता है और 3000 बच्चा हर साल रेलवे में जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक हम लोग कंक्लूड करें, हाँ, जो एक ITI वाला बच्चा हैंड्स ऑन लर्निंग में सीखता है, वो शायद IIT में नहीं सीखता है, क्योंकि वो थियरी पढ़ता है और प्रैक्टिकल कम करता है। और ये इसमें 70-30 का है, 70% प्रैक्टिकल एंड 30% थियरी। तो 70। जब कहीं डॉक्टर पास जाएंगे तो डॉक्टर अब नस तुरंत नहीं खोज पाएगा, लेकिन जो आपका जो नर्स है इमीडिएटली अब वो भी नहीं खोज पाती है, वो कहाँ आपको सुइया भोंक देगी, इसलिए हाँ, उसको डिग्री चाहिए ना, निकालती है, डिग्री चाहिए उसको ना। ये दिक्कत हो गई, ये दिक्कत आ रही है कि जो ट्रेनिंग हो रही है ना, जैसे B.Ed के लिए चाहे जो उसके, उस सही ढंग से ट्रेनिंग वहाँ पर नहीं हो रही है। इसकी ये चैलेंजेज है बहुत बड़ी। मेडिकल कॉलेज बहुत खुले, लेकिन किस तरह के डॉक्टर दे रहे हैं आप, किस तरह के इंजीनियर्स दे रहे हैं आप रोड पर आप चले जाइए, अपने शहर में रोड पर घूम जाइए, राजधानी में क्या इंजीनियरिंग की है आपने भाई? सड़क को ऊंचा करके बना दिया, एक बम बना दिया, बम से नाला निकाल दिया, तो कोई भी कर सकता है, लेमैन कर सकता है। आपको तो इंजीनियरिंग करनी थी, सड़क प्लेन रहता है ना, ये नहीं इंजीनियरिंग हुई, इसी के लिए पढ़ाई की आपने। तो ये चुनौतियों का मुकाबला किस तरह से हम कंक्लूड कर रहे हैं, आप बताइए नीरज जी।
ये जो अभी चुनौती है इसका मुकाबला जो करना है, इसके लिए हमारे पास जो 3 टारगेट सेगमेंट है। एक हमारा टीचर है जिसको लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि अब बदल गया है, आपको भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो आपका भविष्य अंधकार में। बिल्कुल वो लिखा भी हुआ है ना। सही सही। दूसरा है सर पेरेंट। पेरेंट के माइंड को भी अब बदलना है कि नंबर से आपके बच्चे को कुछ नहीं मिलने वाला है। उसको नॉलेज चाहिए, उसके पास संस्कार होना चाहिए, उसके पास वो गुरुकुल की सारी परंपरा होनी चाहिए जहाँ वो सम्मान करना सीखे। और तीसरा जो आप मान के चलिएगा, जो 6 to 8 का जो सेगमेंट है, जो वो क्राउड है जो डिसाइड करता है कि आगे क्या करेगा, उस पर हम लोग को गौर करना। सुहास जी वही जो अपने नीरज जी बोल रहे हैं कि ये जो सिस्टम है जिसमें हम लोगों को काफ़ी स्पेस है अवेयरनेस का, जिसमें टीचर्स हुए, पेरेंट्स हुए, तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच होना चाहिए जिसपे हम लोगों को लगातार उस पर काम करते रहना। गवर्नमेंट को भी इसमें आना चाहिए, कैसे गार्जियन का माइंडसेट चेंज करे, इस तरह के सेमिनार, इस तरह के वो सारे कुछ किए जाएं। एम.के. सिन्हा साहब जी, इसको अगर जोड़े सर, शिक्षा और दीक्षा दोनों में, शिक्षा जैसे रोजगार पाने के लिए और दीक्षा जो है जीवन को जीने के लिए, ये दोनों को साथ लेकर के चलने के लिए हमारा एनईपी ये सिखाता है। और इसको लेकर के चलें तो हमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। परमजीत जी, वो जो हम लोग आपका नाम ही है परमजीत चलिए इसीलिए कंक्लूड आपसे करते हैं, शुरुआत भी आपसे की। तो जो बाल वाटिका में जो हम लोग बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग सिखाते हैं, जिसमें वो ऑटोनॉमी आ जाए, उनमें सेल्फ लर्निंग की बात आ जाए, वहाँ से लेके फिर हम लोग जो मिडिल में 6 to 8 में जो स्किल डेवलपमेंट करते हैं, फिर 9 to 12 में आगे जो उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस है, कॉलेज में जाके जो लिबरल आर्ट्स की बात करते हैं, यू कम अनडिक्लेयर्ड, आप मत बताइए कि आपको क्या कोर्स करना है और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। ये सब बहुत बहुत ब्यूटीफुल चीजें इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा गवर्नमेंट का, उसके साथ कोलैबोरेशन भी कोलैबोरेशन, जी हाँ। नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास अपना हॉस्पिटल नहीं है, तो सदर अस्पताल के साथ, रिम्स के साथ या कहीं कहीं जुड़ गए हैं और वहाँ पर नर्स की ट्रेनिंग करवा, तो इस तरह से हम लोग भी कर सकते हैं यहाँ। तो बिल्कुल, ये बिल्कुल, पूरा वही setup करना होगा। बहुत ब्यूटीफुल है। और सीबीएसई क्योंकि बहुत डायनामिक बोर्ड है, बहुत तेजी से इस ये पे सिर्फ काम आप कर ही रहा का है। नहीं है, ये गवर्नमेंट का भी है। जी, समय जी। चूंकि हमारा खत्म हुआ, जी जी जी। तो हम इस नई शिक्षा पद्धति से हम देश में एक नए किस्म का मानव जमात गढ़ना चाहते हैं, और यह जमात देश को और ज़्यादा दुनिया भर में आगे बढ़ाए। इसी उम्मीद और कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार, नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते।